नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। आज या कल में बहुत उम्मीद है कि वहां विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि मदरसा शिक्षकों को, जो मदरसा शिक्षक है जिसमें डीएड और बीएड के शिक्षक जो है, उनकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। जिन्हें 6,000 रुपये अभी तक मिल रही थी वो अब 16,000 पाएंगे, और जिन्हें 8,000 रुपये हर महीने मिल रहे थे अब उन्हें 18,000 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। वहाँ शिवसेना, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है। शिवसेना का वो धड़ा जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गया था, और एनसीपी का वो धड़ा जो अजीत पवार के साथ आ गया था, और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक बड़ा रोल अदा कर रही है। तो उस सरकार ने ये घोषणा की है कि मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह में लगभग 3 गुने की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, पहले चरण के चुनाव वहाँ हुए थे, 3 चरणों के कुल चुनाव, 3 चरणों में वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। तो पहले चरण के चुनाव के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह गए श्रीनगर, कश्मीर, उन्होंने ये घोषणा की कि ईद और मुहर्रम पर लोगों को एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, यानी साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, ईद के मौके पर और मुहर्रम के मौके पर। लेकिन होली पर भी किसी को दिया जाएगा, दिवाली पर भी दिया जाएगा, रक्षाबंधन, दशहरे पर भी दिया जाएगा, इसकी कोई घोषणा नहीं की। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये आश्वासन या ये वादा अगर कोई दूसरी पार्टी करके आई होती तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती। महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन बढ़ाया है, अच्छी बात है। मदरसा शिक्षकों की वेतन की वृद्धि की मांग कई साल से चल रही थी, और लगातार वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की पहले सरकार थी, उसके बाद अब जो सरकार है, तब से ये, उसके पहले से मांग चल रही थी। लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर, यानी जब चुनाव की घोषणा होनी है उससे 1-2 दिन पहले ये फैसला लेना सरकार का, यह फैसला कोई और सरकार ली होती, किसी और राजनीतिक दल की सरकार ली होती, किसी और गठबंधन की सरकार ने अगर ये फैसला लिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही होती, आप कल्पना कर सकते हैं। और यही आरोप अब विपक्षी दल लगा रहे हैं, या यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि क्या इसको तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा, या जिस चीज को आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टीकरण है, जब आप कहते हैं तो उसका नाम सबका साथ और सबका विकास हो जाता है। क्या आप मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए, मुस्लिम वोटों की चाहत में ये काम नहीं कर रहे हैं? श्रीनगर में आप दिवाली और दशहरे के लिए, होली के लिए भी तो आप ये वादा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। हालांकि वहाँ सरकार भी नहीं बनी और सरकार से बहुत दूर भी रह गए, कश्मीर में कोई सीटें भी नहीं मिली। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या दिखाती कि जो काम आप करें वो सही है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी करती है या कोई उसको दूसरे लोग करते हैं तो वो तुष्टीकरण हो जाता है। उनको ठप्पा लग जाता है कि ये हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम परस्त हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें। अब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी, इधर महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रही हैं, उसके सहयोगी दल जो एनडीए के घटक दल हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से उनमें बिखराव की खबरें आ रही हैं, वो खबरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं, कैबिनेट की बैठकों से उठकर चले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जगहों पर जहां मुख्यमंत्री और दूसरे डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, मौजूद रहते हैं, और मंत्री मौजूद रहते हैं, वहां अजीत पवार नहीं दिखाई पड़ते। सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं तमाम फैसलों पर सरकार के। यही नहीं, इन जगहों पर वो पहुंचते नहीं और बाद में स्पष्टीकरण भी देते हैं कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया, यानी ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, यानी ये मैसेज अगर ना गया हो तो ये चला भी जाए ठीक से कि अजीत पवार वहां नहीं जा रहे हैं। और ये सारी कवायद क्यों चल रही है? ये सारी कवायद चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर।
288 सीटें हैं विधानसभा में महाराष्ट्र में, और उनमें जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास विधायक हैं और फिर अजित पवार के पास। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो एनडीए गठबंधन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और इसमें भी एकनाथ शिंदे के गुट की जो शिवसेना है उसका कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बड़ी पार्टी है तो उसको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और एनसीपी, अजीत पवार की जो एनसीपी है, उनको लग रहा है अजीत पवार को कि ये दोनों आपस में तो बांट कर लेंगे, अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे तो हमको 10-20 सीटों में, 10-5 सीटों में निपटा देंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कई बार प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है, लगातार तमाम घोषणाएं की उन्होंने, परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बहुत सारे वहाँ पर सौगात दी, लगातार दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, और इसीलिए हो रहे हैं कि अब 1 या 2 दिन में वहाँ चुनाव की घोषणा हो जानी है, उसके बाद तो फिर कोई सौगात दे नहीं पाएंगे। तो जितना है सारा कुछ दे दो। मदरसा के शिक्षकों के लिए भी सरकार ने कर दिया। अब हो सकता है कि यहाँ भी ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर देने की बात की जाए। अभी तक तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए तो अभी बचा हुआ है और वादा करना है। हो सकता है कि इसको चुनावी वादे के तौर पर बीच में भी किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, वोटों के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, लेकिन वही चीज़ अगर कोई दूसरा करेगा तो उसको किस तरह से वो घेरती है, उसके लिए वो ठीक नहीं है। अपने लिए वही चीज़ सही है, लेकिन दूसरों के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जिस तरह की परिस्थितियां महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बन रही हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान होगा, और बावजूद वहां पर अगर मदरसा शिक्षकों के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि उनकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी गई है, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना मुस्लिम वोट इससे उसको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो उसके सामने जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच जो खींचतान चल रही है, सीटों को लेकर जो मारामारी चल रही है, उसका अंत किधर होगा। ये सीटों का बंटवारा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि अजित पवार एनडीए से निकलने की कोशिश में लगे हैं। इंडिया गठबंधन से भी अंदर खाने उनकी बात हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिल रही है जिस तरह से वो शरद पवार की पार्टी को तोड़कर गए हैं, पहले भी जा चुके हैं, बार बार उन्होंने ये किया है। इसका अब उनकी पार्टी में वापस आना या उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसकी संभावना ज़रूर जताई जा रही है कि उनकी पार्टी का या तो विलय हो जाए, और या तो फिर उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, तमाम नेता, वो खुद एनसीपी ज्वाइन कर लें। लेकिन अजीत पवार का एनसीपी में शामिल होना या इस पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अजीत पवार के लिए तो परिस्थितियां काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही मुश्किलों भरा खेल है। और दूसरी ओर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसने और विजयदशमी के दिन ही जो मूल शिवसेना है यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, विजयदशमी के दिन शिवाजी पार्क में एक बड़ा आयोजन, बड़ी रैली करते हैं। वो सिलसिला जारी रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की, शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की। शिवाजी पार्क में तो उनको जगह नहीं मिली, लेकिन वो आज़ाद पार्क में उन्होंने अपनी रैली की और वहाँ काफ़ी भीड़ जुटाने की बात थी, भीड़ जुटाई भी गई। और ये आरोप लगे उनके ऊपर कि पूरा जो सरकारी तंत्र है, सरकारी अमला है, भीड़ जुटाने में उसको लगा दिया गया। जाहिर तौर पर उसमें वो लगा ही होगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवाजी पार्क में जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, वहाँ उमड़ी भीड़ को देखकर ये लग रहा है कि जो शिवसेना के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उसके जो समर्पित चाहे कार्यकर्ता हों, वोटर हों, उनका आज भी इसी गुट को समर्थन है, यानी उद्धव ठाकरे को ही समर्थन है। एकनाथ शिंदे की गुट को लेकर उतना ज़्यादा उनकी आस्था नहीं है। और बार बार उद्धव ठाकरे के गुट के नेता ये कहते भी हैं कि ये गद्दार लोग हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, बड़ा आरोप लगाते हैं कि गद्दारी करके गए हैं, और भी तमाम चीज़ें।
इन सारी चीज़ों का नुकसान एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा और विधानसभा चुनाव में भी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले कमज़ोर ही दिख रहे हैं। बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति का अंदाज़ा है, इसलिए वो बार्गेनिंग कैपेसिटी कतई बढ़ने नहीं देना चाहती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। अब ऐसी स्थिति में इनका गठबंधन हो पाता है नहीं हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से दबाव डालने की कोशिश हो रही है और एकनाथ शिंदे लगातार ज़्यादा सीटों की कोशिश में लगे हुए हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। और एकनाथ शिंदे के साथ भी मजबूरी ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन में लगता नहीं कि उनके लिए दरवाजे खुले होंगे, तो कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज़्यादा सीटें देने वाली नहीं है। एक बात और, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाए, यानी उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन इसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो बिल्कुल क्षीण है। किसी को भी फेस बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ नहीं लड़ना चाहती है। हालांकि ये दबाव एकनाथ शिंदे ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो कम सीटों के बावजूद अभी तो उसने बना दिया, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ये लोग तोड़ कर आए हुए थे अपनी अपनी पार्टियों को, तो उन्होंने बनाया। लेकिन चुनाव के बाद अगर ये स्थिति आती है कि सरकार बने और उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी रहे, तो छोटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो स्थिति आने भी न पाए। तो देखने वाली बात होगी कि ये सारी चीज़ें, ये सारी शर्तें जो शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की हैं, एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और अजित पवार के गुट वाली एनसीपी की, उनके आगे भारतीय जनता पार्टी कितना झुकती है और क्या मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करती है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती है, या फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने की बात कहती है। ये सारी चीज़ें अब 1-2 दिन में तय हो जाएंगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है इन सारी चीज़ों को तय करना और ये सारे समझौते कर लेना। बहरहाल 1 या 2 दिन में जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, तब फिर ये सब जल्दी करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव नवंबर के पहले, यानी 26 नवंबर तक तो विधानसभा का कार्यकाल है, उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए नियमतः, और उसके पहले ये सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय करना होगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।